हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम करेंगे एडिशनल डेप्रीसिएशन क्या होता है और डेप्रीसिएशन में एडिशनल डेप्रीसिएशन का क्या रोल है और इसे हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो डेप्रीसिएशन तो हमारा ऑलरेडी पिछले कंसेप्ट में क्लियर हो गया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या करना है, कैसे करना है। और एडिशनल हम आज करेंगे और दोनों को ऐड करते हुए कैसे हमने डेप्रीसिएशन नॉर्मल वाली और एडिशनल वाली दोनों निकालनी है, उसका एक प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको पता है कि अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने क्या है, एडिशनल डेप्रीसिएशन सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लोज 2A में एलिजिबिलिटी है कि अगर आपने एडिशनल डेप्रीसिएशन लेनी है तो आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होना चाहिए या फिर कोई पावर को डिस्ट्रीब्यूशन या पावर की जनरेशन करने वाला होना चाहिए। सो ये सबसे बड़ी कंडीशन है, आपका बिजनेस किस तरीके का होगा तभी आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन क्लेम करने का मौका मिलेगा। अब उसके बाद कुछ ऐसे एसेट्स भी हैं। एसेट मीन सिर्फ एक ऐसा एसेट है न्यू प्लांट एंड मशीनरी जिसके ऊपर आप एडिशनल डेप्रीसिएशन ले सकते हो। अदरवाइज कोई भी ऐसा एसेट है, बिल्डिंग, फर्नीचर, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, वो कोई भी ऐसा एसेट हो तो आपने उस पर एडिशनल डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं करनी या आप नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना होगा। अब रेट क्या है, तो अगर आपका जो अंडरटेकिंग है, आपका बिजनेस है 1 अप्रैल 2015 से 2020 के अंदर अंदर आपका इन 4 बैकवर्ड सिटीज़ में बनाया गया है अंडरटेकिंग, यानी प्रोडक्शन सेटअप है जो वो आपका इन 4 स्टेट्स में है, तो आपका जो रेट होगा एडिशनल डेप्रीसिएशन को क्लेम करने का वो होगा 35% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। और अगर इसके अलावा कोई और अदर केस आया तो इन 4 स्टेट्स को छोड़कर अगर कहीं और आपने प्रोडक्शन सेटअप किया है अपना पावर जनरेशन का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपका 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इस केस में आएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रेट। अब नोट आ रहा है वो क्या है कि अगर आपकी एसएल लेस देन 180 डेज प्रीवियस ईयर में फर्स्ट प्रीवियस ईयर में यूज़ हुई है तो आपने जो अमाउंट है यानी जो रेट है रिस्ट्रिक्टेड टू 50%, या फिर कोई ऐसा केस होगा जहाँ पे आपने 10% या 17.5% स्पेसिफाई किया जाएगा, वहाँ पे आपने ये केस लेना है। तो फर्स्ट ईयर में आपने ये याद रखना है कि अपने रेट को 50% ऑफ रिस्ट्रिक्टेड करके रखना है और जितना 50% आपका बच जाएगा वो आप नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आप कैलकुलेशन करोगे उसकी। सो फर्स्ट ईयर में आपने 50% लेना है और रिमेनिंग 50% आपका नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में यूज़ होगा। तो अब ये चीज़ तो हो गई। एक पॉइंट क्या है कि जो भी आपका प्रिंटिंग और पब्लिकेशन वाला बिजनेस होगा उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मानेंगे और ये अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बन गया तो ऑटोमेटिकली इसमें एडिशनल डेप्रीसिएशन भी आप कैलकुलेट करोगे। सो ये चीज़ अपने माइंड में रख लो। इसके अलावा एक और नोट क्या है कि एडिशनल डेप्रीसिएशन कांट क्लेम, असेसी तब तक क्लेम नहीं कर सकता अगर उसने वो डेप्रीसिएशन सेम क्लेम की है स्ट्रेट लाइन मेथड से इन पावर जनरेटिंग बिजनेस। यानी अगर असेसी का पावर जनरेटिंग बिजनेस है, उसने अपनी ये डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से क्लेम कर ली है तो एडिशनल डेप्रीसिएशन वो क्लेम नहीं कर सकता उसी समय। सो इसलिए ये पॉइंट अपने माइंड्स में रख लो क्योंकि ये कैलकुलेशन में काम आने वाले हैं। अब इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि आपने डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। तो स्टेप 3 आ रहे हैं इसमें। तो स्टेप 1 क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ईच ब्लॉक निकालो। तो वो क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू कैसे निकलेगी, पीछे हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कैसे निकालना है, तो उसका कुछ हिंट आपको दे दिया है कि ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस सेल। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। और इसके बाद इसकी 2 कैटेगरीज बना दो। वो कैटेगरी क्या होगी, लेस देन 180 डेज और रेस्ट वाली, यानी बैलेंस जो बच जाएगा। तो जितना लेस देन 180 डेज होगा उसमें आपने 50% ऑफ रेट ऑफ डेप्रीसिएशन लगाना है और जितना बैलेंस बच जाएगा उसमें आपने 100% ऑफ डेप्रीसिएशन रेट लगाना है। तो ये अपने माइंड में रख लो, हम कैलकुलेशन को करते टाइम इसे यूज़ करेंगे। तो अब उसके बाद आपके सामने इलस्ट्रेशन आ रही है। इलस्ट्रेशन है इतनी बड़ी, लेकिन आपको क्या करना है, हर एक एसेट का आपने कुछ नहीं करना, आपने ध्यान देना है रेट ऑफ द डेप्रीसिएशन कि हर ब्लॉक कितने कितने का बनेगा। लाइक आपने ब्लॉक्स बनाकर काम करना है। जैसे अब आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको 10% दिया है तो 10% का अलग से बनेगा, जितने भी 60% के हुए वो आपके इस अंदर आ जाएंगे, जितने भी 15 के हुए वो इसके अंदर आ जाएंगे और जितने भी 100 हुए वो आप इसके अंदर लिखोगे। सो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ ध्यान में देनी है कि रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितने तरीके का है। तो अगर आपने देख लिया है तो हम देखेंगे कि कैलकुलेशन आपने नॉर्मल डेप्रीसिएशन और एडिशनल डेप्रीसिएशन की करनी है।
तो ऑटोमेटिकली आपको पुट टू यूज़ भी ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके सोल्यूशन की ओर ध्यान देते हैं। अब ये रहा आपके सामने सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो आपने क्लोजिंग WDV निकालना है, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगी, ओपनिंग में आपने एडिशंस यानी कॉस्ट ऑफ द एसेट ऐड करनी है और माइनस सेल। सेल है नहीं तो ओपनिंग भी कुछ भी नहीं है, तो बचा कॉस्ट ऑफ द एसेट। सो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट किसके इक्वल आ गई, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग ब्लॉक, यानी ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू क्लोजिंग वाली आपकी निकल के वही वैल्यू आ गई जो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट थी। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से सबसे पहले हम फर्नीचर का करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 देखेंगे। तो करना क्या है, पुट टू यूज़ देखो, इसका पुट टू यूज़ कितना है 20 अप्रैल। तो अप्रैल में यूज़ हुई है तो अप्रैल तक नेक्स्ट जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा समय है, 180 डेज से तो बहुत ही ज़्यादा है। सो ऑटोमेटिकली 100% रेट, यानी जितना आपको रेट दिया होगा उसका फुल ले लेना है, यानी 10% था तो 10% ही हमने ले लेना है, इसे हाफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है एडिशनल डेप्रिसिएशन की। तो ये नील क्यों हुई, मैंने बात याद हो तो की थी कि इट इज़ ओनली चार्ज एट द रेट ऑफ न्यू प्लांट, कि ये तभी कैलकुलेट होगी कि अगर आपका कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर के ऊपर इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। तो इन दोनों को हमने लेस कर दिया, तो जितना आंसर आया दैट इज़ कॉल्ड फर्नीचर ब्लॉक, वो आपका फर्नीचर का निकल आया। अब प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप 60% देखोगे, तो 60% आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, और कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ प्लांट। सो ये प्लांट 60% की कैटेगरी में आप डालोगे। तो 60% आपके दोनों चीज़ें कब यूज़ हुई हैं, 7 को। तो एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लो कि अक्टूबर 4, मैं बात कह रहा हूँ 4 अक्टूबर के बाद, अगर तो आपका लीप ईयर नहीं है तो 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के बाद दोनों आपने क्या ध्यान में रखने हैं, आपके लेस देन 180 डेज आ जाएंगे। अगर आपका लीप ईयर है तो 5 अक्टूबर के बाद या 5 अक्टूबर को लेकर आपके जितने भी डेज बनते हैं रेस्ट, वो आपके 180 डेज से कम है। सो ये चीज़ें अपने माइंड में रखो। अब अक्टूबर होता है 10th मंथ, तो ये तो 10th मंथ से कहीं गुना पीछे है, ये जुलाई का मंथ है, तो ऑटोमेटिकली ये 180 डेज से ज़्यादा है। तो हमने इसमें भी 60% की ही नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की। अब एडिशनल तो प्लांट है तो प्लांट की तो होगी, तो एडिशनल कैसे करोगे, जितना आपका आंसर आएगा उसका 20% ही हम इसका लेंगे एडिशनल में, क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया में कहीं पे आपको बताया नहीं गया, तो बैकवर्ड एरिया है नहीं, तो आप 20% ही लोगे, और जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो इन दोनों को लेस करने के बाद आपका क्या आंसर आया, 2,10,000 अंडर ब्लॉक 60%। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ब्लॉक कौन सा आ रहा है, प्लांट एंड आपका नेक्स्ट कार। तो 15% ब्लॉक में आप देख सकते हो 4 चीज़ें आ रही हैं, आपका AC आ रहा है, मोटर कार आ रही है, प्लांट A और B आ रहा है। अब बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों को हमने जब ऐड किया तो आपका 2,37,00,000 ऐड करके कॉस्ट ऑफ एसेट निकल आई, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग भी निकल आया आपका। लेकिन अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे आप देखो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन में आपको लेस देन डेट्स देखने पड़ेंगे, 180 डेज से कोई चीज़ कम तो नहीं है। अब AC की बात करें तो नहीं, मोटर कार नहीं, प्लांट A भी नहीं, लेकिन प्लांट B अब 11 में मैंने अभी बात की है कि अक्टूबर 10 के बाद जितना भी हुआ 4 अक्टूबर के बाद वो आपका लेस देन 180 डेज़ होगा, तो ये 180 डेज से कम है। सो 60 लाख को आपने अलग से कैलकुलेट करना है, और ये तीनों को ऐड करने के बाद जितना आंसर आया उनको अलग से करना है। लाइक आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो लेस देन 180 डेज़ में आपने 60 लाख अलग से किया, जिसकी डेप्रिसिएशन आपने 50% रेट से लेनी है, यानी 15 का 50% रेट यानी 7.5। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन में अगर मोर देन 180 डेज़ हैं तो तीनों को ऐड करने के बाद 1,77,00,000 के ऊपर आपने 15% लगाया, और दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आया वो आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन कहलाएगा। यहाँ तक अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब एडिशनल की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो एडिशनल में आपने भी दोनों चीज़ें देखनी है, मोर और लेस, क्योंकि इसमें भी आपको रेट करना होगा 50%। तो आपने देखा कि अब एडिशनल ध्यान में एक और चीज़ दो कि आप यहाँ पे आए तो एडिशनल किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, आप सिर्फ प्लांट के ऊपर। तो आपके पास प्लांट, इसके अंदर आपने 15 ब्लॉक के अंदर देखा तो प्लांट सिर्फ 2 ही हैं, इन दोनों को आप कट कर दोगे एडिशनल के अंदर, ये दोनों अमाउंट तो आएंगी ही नहीं। तो बचा कौन सा, 1,50,00,000 और 60 लाख। लेकिन अब 60 लाख लेस देन वाला है और 1,50,00,000 मोर देन वाला है। क्यों, क्योंकि इनका पुट टू यूज़ आपको नज़र आ रहा है। तो इन दोनों की कैलकुलेशन आप ध्यान से देखो कि अगर तो 180 डेज से ज़्यादा है तो वो एक प्लांट है आपका दैट इज़ 1,50,00,000, तो वो आप 20% ले लोगे।
और जितना भी लेस वाला हुआ 60 लाख वो आप 10% से ले लोगे। तो इन दोनों को जो भी आंसर आप लिखोगे वो आपने ऐड करके कहाँ पे डाल देना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन के अंदर। और ये दोनों चीज़ें जब आप इस 2,37,00,000 से लेस कर दोगे तो जितना आंसर आएगा दैट इज़ द आंसर ऑफ प्लांट 15% ब्लॉक। क्लियर हुआ कि आपने क्या करना है, इन दो कैटेगरीज में इस चीज़ को बांटना है। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। अब प्लांट 100% में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, इस चीज़ को देखना भी। और रिटर्न डाउन वैल्यू तो आपकी वही रहेगी। अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन 100% है तो 100% कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इसका पुट टू यूज़ भी क्या है, कम है। तो पुट टू यूज़ कम होने के कारण आपने 50% की बजाय 100% ही लेना है। तो 100% आपकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ गई। अब एडिशनल हमने क्यों नहीं ली, आ जाओ वर्किंग नोट में। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल जाएगी नोट करने वाली कि अगर आपकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन 100% है तो ऑटोमेटिकली आप एडिशनल डेप्रिसिएशन वहाँ पे नहीं लोगे। तो ये अपने माइंड में एक और पॉइंट जोड़ लो, अपने नोट्स में एक और पॉइंट जोड़ लो कि ये भी एक पॉइंट है कि अगर आपकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन 100% है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आप नहीं लोगे। तो ये केस क्या आया, इसमें से इसे निल कर दिया, तो ये केस आ गया। सो दिस इज़ द आंसर कि आपकी डेप्रिसिएशन कितनी कितनी निकली, यानी आपकी जो नॉर्मल और एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो क्या क्या निकली और लास्ट आंसर आपका क्या क्या आया। अब इसके अलावा कुछ ऐसे ही पॉइंट्स भी हैं, जैसे अगर आपने अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, अनएब्जॉर्ब मीन जिसे आपने चार्ज ज़्यादातर नहीं किया, अभी तक आपको चार्ज करने का मौका नहीं मिला, तो वो केस क्या होगा कि अगर डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज नहीं हुई है पीजीबी के अंदर, पीजीबीपी के अंदर, वो कहीं पे और चार्ज की गई होगी, ये ध्यान में रख लेना। लेकिन इफ़ डेप्रिसिएशन इज स्टिल अनएब्जॉर्ब्ड, अगर अभी तक आपकी डेप्रिसिएशन स्टिल अनएब्जॉर्ब्ड है, आपको पता ही नहीं है कितनी है, तो आप क्या करते जाओगे, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, वो कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी अपने आने वाले एनुअल ईयर में किसी भी टाइम लिमिट के बिना। सो ऑटोमेटिकली ये जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है आगे आगे कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी अगर आपको नहीं पता है। लेकिन अब इन सब्सिक्वेंट ईयर क्या होगा, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ, आने वाले टाइम में उसे हम सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट एनी इनकम वेदर चार्जेबल अंडर पीजीबीपी और एनी अदर हेड। अगर आपने पीजीबीपी के अंदर उसे लिखा है तो उससे आप डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पीजीबीपी के अंदर नहीं भी लिखा तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर में सेट ऑफ करोगे उसी हेड के अंदर। तो आपने सेट ऑफ करना ही करना है, फिर चाहे आने वाले समय में आपने पीजीबीपी में लिखा हो चाहे फिर अंडर हेड किसी और सोर्स में, तो आपको ये भी ध्यान में देना है। अब इन मैटर ऑफ सेट ऑफ क्या देखोगे, अब ये दोनों चीज़ों ध्यान में दोगे कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है, आपने कितनी ब्रॉड फॉरवर्ड किया है लॉस को, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है। ये तीनों चीज़ों पे आपने ध्यान देना है अगर आप सेट ऑफ कर रहे हो किसी चीज़ को, ये आपने माइंड में रखनी है थिंग्स। तो ये चार चीज़ें हैं, चार पॉइंट हैं जो आपने अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के अंदर ध्यान में रखनी है। यहाँ तक हो गया अब आपको। अब पॉइंट आता है कि कौन कौन सी डेप्रिसिएशन आपने अलाउ नहीं करनी। तो अलाउ कौन सी नहीं होगी, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 0 हुई और ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ वो भी नहीं डेप्रिसिएशन लेंगे आप। लेकिन अगर ब्लॉक एम्प्टी हुआ, रिटर्न डाउन वैल्यू 0 नहीं हुई, तो तब भी वहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वाली नहीं लेनी। तो ये पॉइंट अपने माइंड में रख लो। और आज का लास्ट टॉपिक क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। सेक्शन 32 AD के अंदर क्या है, 5 पॉइंट्स है, जल्दी से पढ़ लो कि असेसी एलिजिबल कब होगा, कौन सा माना जाएगा, जो बैकवर्ड एरिया में है, यानी जिसका अंडरटेकिंग जो प्लांट एंड मशीनरी है जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो बैकवर्ड एरिया में की है, तभी ये इन्वेस्टमेंट आप एलिजिबल मानोगे। अब एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कब मानी जाएगी, अगर आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी में की है तभी मानी जाएगी। डिडक्शन क्या मिलेगी आपको डेप्रिसिएशन की, 15% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट का 15% आप लोगे डेप्रिसिएशन के अंदर। लॉक इन पीरियड कितना होगा, दैट इज़ आप कितनी देर तक ध्यान दोगे इसके ऊपर, 5 ईयर्स फ्रॉम द इंस्टॉलमेंट डेट, जब आपने इंस्टॉल करवाया उस डेट के बाद 5 ईयर्स तक आपका लॉक इन पीरियड होगा। और लास्ट में आप देखोगे विड्रॉल ऑफ डिडक्शन, कि जब आपकी डिडक्शन हो गई है तो आप कैसे लोगे, यानी आपकी कब मानी जाएगी डिडक्शन आपकी विड्रॉल हो गई है, जब आपने अपनी एसेट को सोल्ड कर दिया या फिर आपने 5 साल के बाद उस एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, तब वो पीजीबीपी के अंदर आपकी विड्रॉल ऑफ डिडक्शन मानी जाएगी और ये डेप्रिसिएशन भी आप क्लेम कर सकते हो। सो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं पे प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। सो ये हो गया। अब आने वाले टॉपिक एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
आज के लिए इतना ही है दोस्तों कि आपने क्या क्या किया, कैलकुलेशन की है ज़्यादातर, और डेप्रिसिएशन एडिशनल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपने ध्यान में दिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।